तो आज का टॉपिक क्या है? एसी जनरेटर। जनरेटर का मीनिंग क्या होता है? जो जनरेट करे। तो हमें जनरेट क्या करना है? इलेक्ट्रिसिटी को। पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कैसे होगी? जनरेट तो हो नहीं सकती। हाँ, ये जनरेटर क्या करेगा? कन्वर्ट करेगा मैकेनिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो यदि ये कन्वर्टर है तो इसका मायना हुआ कि जनरेटर नाम ही गलत है। तो जनरेटर नाम होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ये जनरेट तो कर नहीं सकता, कन्वर्ट कर सकता है एक एनर्जी को दूसरी एनर्जी में। तो ये नाम जो है ना, मिसनोमर है। मिसनोमर मतलब गलत नाम है। हम कहते हैं जनरेटर। जनरेटर तो एक्चुअली होता है जो कुछ जनरेट करे अपने आप से। तो अपने आप से तो करेगा नहीं, ये सिर्फ कन्वर्ट करेगा मैकेनिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो एसी जनरेटर इस अल्टरनेटिवली ये ठीक है, इसको डायनमो कहना चाहिए, एसी डायनमो, तब ठीक है। तो यूज़ कन्वर्ट क्या करता है? मैकेनिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदल देता है। तो दिस एनर्जी कन्वर्शन टेक्स प्लेस विद द हेल्प ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड की हेल्प ली जाती है। तो इन रियलिटी देयर इज़ नो जनरेशन प्रोसेस। कोई जनरेशन प्रोसेस तो होता ही नहीं है ना। अब इसका प्रिंसिपल क्या है? वेरी सिंपल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन भी कह सकते हो, म्यूचुअल इंडक्शन भी कह सकते हो। तो ये क्या चीज़ होता है? म्यूचुअल इंडक्शन है क्या? म्यूचुअल इंडक्शन होता है कि यदि आपके पास एक कॉइल है, ठीक है, ये कॉइल है, और इसमें यदि आप मैग्नेटिक फ्लक्स, लाइक ये मैग्नेट है, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, तो मैग्नेट से क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड होगी, है ना, नॉर्थ टू साउथ। तो यदि आप कॉइल को मूव करवाते हो टुवर्ड्स द मैग्नेट या अवे फ्रॉम द मैग्नेट, या इस कॉइल को आप रोटेट करवाते हो इन द मैग्नेटिक फील्ड, तो क्या होता है? जो फ्लक्स होता है वो बदलता है ना। मैग्नेटिक फ्लक्स मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड जो लिंक होती है कॉइल के साथ, यदि वो उसमें चेंज आएगी तो क्या होगा? इसमें कॉइल में क्या बनेगा? इंड्यूस करंट बन जाएगा। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का लॉ है। तो व्हेन द कॉइल ऑफ इलेक्ट्रिक जनरेटर रोटेट्स इन द मैग्नेटिक फील्ड, द मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूसेस अ करंट इन द कॉइल। ठीक है प्यारे दोस्तों, ये है एसी डायनमो। आर्मेचर रोटेट कर रही है और बल्ब आपको जगता दिखाई दे रहा है। मैकेनिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ये एक एनिमेशन है जिसमें हमने आर्मेचर दिखाई है और रिंग्स दिखाए हुए हैं, स्लिप रिंग्स, ठीक है, हैंडल दिखाया हुआ आर्मेचर को घुमाने के लिए, और ये डिफरेंट एंगल से ये कैसा दिखाई देता है एसी डायनमो, ये शो किया हुआ है ना। ओके, तो यहाँ पे जो रिंग्स हैं, तो ये क्या है? यहाँ पे ब्रशेस जो ब्लैक वाले, तो ब्रशेस से कनेक्शन किसको दिए हुए हैं? गल्वानोमीटर को। वो रीड क्या करेगा? एसी करंट। ओके, जब हम इसको घुमाएंगे आर्मेचर को, तो आप यहाँ डिफ्लेक्शन देखना, ये पॉइंटर दोनों तरफ मूव करेगा। जब दोनों तरफ मूव करेगा मतलब कि करंट एसी है, अल्टरनेटिंग नेचर के है। डीसी होता तो पॉइंटर ने एक ही तरफ रहना था। तो पॉइंटर मेन पोजीशन से दोनों तरफ मूव करेगा। दैट मीन एसी करंट बन रहा है जब आर्मेचर घुमाया जाएगा, जिसको मैग्नेटिक फील्ड में। मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगी? आपको मैग्नेट लेना पड़ेगा, पोल्स लेने पड़ेंगे, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। फिर आप उसको आर्मेचर को रोटेट करिएगा। तो जस्ट इसकी एनिमेशन आप देख सकते हो। तो ये है एसी डायनमो की एनिमेटेड फॉर्म। यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि डायनमो के पार्ट्स कौन कौन से होते हैं और कैसे होते हैं। ठीक है, देखो ये आर्मेचर एसी डायनमो की। मैं पहले आ रहा हूँ इसके पार्ट्स क्या हैं। सबसे पहला पार्ट मैं डिस्कस करूँगा आर्मेचर। आर्मेचर पता है किसे कहते हैं? आर्मेचर कहते हैं कि लाइक दिस इज आवर फर्स्ट पार्ट
दैट इज आर्मेचर ABCD। ठीक है, आर्मेचर ABCD। तो रेक्टेंगुलर आर्मेचर कॉइल है। क्या होता है इसमें, काफ़ी सारी टर्न्स होती हैं। कॉपर वायर ली जाती है जो इंसुलेटेड हो, उसको वाउंड किया जाता है। कहाँ पे, लैमिनेटेड सॉफ्ट आयरन कोर पे। मतलब हुआ कि लाइक ये क्या है, ये है आयरन कोर। तो आयरन कोर पे क्या किया जाएगा, एक हम लेंगे कॉपर वायर और उसको ऐसे लपेटते जाएंगे। पर देखो, कॉपर वायर इंसुलेटेड होनी चाहिए, ये एक दूसरे को टच हो रही है ना आपस में, पर इलेक्ट्रिकली कनेक्शन नहीं होता इसका। तब वो बोलते इंसुलेटेड कॉपर वायर, कि इस पे इंसुलेशन लगी होती है कि टच होने से इलेक्ट्रिकल कांटेक्ट ना बने, है ना। तो इट शुड बी आल्सो रेक्टेंगुलर। ये रेक्टेंगुलर में हम इसको वाउंड करते हैं रेक्टेंगुलर शेप में, क्योंकि अंदर जो सॉफ्ट आयरन होगा उसका भी साइज क्या है, रेक्टेंगुलर ही है। तो ये हमारी कॉइल बन जाएगी और इसके दो एंड आपके पास आपको मिलेंगे, ऐसे दो एंड मिलेंगे ना। तो इसे, तो पहला पार्ट क्या हो गया, दिस इज आर्मेचर कॉइल और रेक्टेंगुलर इन शेप ABCD। तो मैंने ये डिस्कस कर लिया कि इसके अंदर क्या है, सॉफ्ट आयरन और ये आर्मेचर कॉइल है। एंड क्या है, एक एंड ये आ रहा है, दूसरा एंड ये आ रहा है। उसके बाद क्या है कि हमारे पास ये फील्ड मैग्नेट्स हैं। तो मैग्नेट क्या करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करेंगे। मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ होगी, नॉर्थ टू साउथ। तो मैग्नेट क्या कर रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड हमें दे रहे हैं। तीसरा इसका पार्ट आता है ये, जैसे ये इसका ये एंड आ गया था, इस एंड को ना, एक रिंग ये है, दूसरा रिंग ये है, एक एंड को एक रिंग के साथ जोड़ देते हैं। ठीक है, सोल्डर कर देते हैं, सोल्डरिंग। और जो दूसरा एंड आता है ना वायर का, वो पहले रिंग में से निकल जाता है, टच नहीं करेगा उसे, है ना, विदाउट टचिंग टू R1, उसमें से पास करके उसको कांटेक्ट करेंगे रिंग R2 के साथ, इस रिंग के साथ जोड़ देते हैं। पहले एक एंड R1 से जुड़ गया, दूसरे एंड R1 में तो पास हुआ, जोड़ा नहीं, जुड़ेगा R2 के साथ। तो इन रिंग्स को क्या कहते हैं, स्लिप रिंग्स। जैसे ये आर्मेचर ने घूमना है ना, तो ऐसे रिंग्स भी घूमेंगे, तो रिंग्स नाल घूमेंगे। ठीक है, तो उसके बाद हम आते हैं अगले पे, ब्रशेस पे। ब्रशेस क्या है, ये B1 और B2 को कहते हैं हम ब्रश। ये रिंग्स के साथ इन टच रहेंगे हमेशा, कार्बन ब्रशेस हैं। मतलब ये इलेक्ट्रिकल कांटेक्ट रहेगा इनका, पर ब्रशेस घूमते नहीं हैं, अपनी जगह पे फिक्स हैं। B1 एंड B2 फिक्स हैं और इनके बिटवीन क्या लगा हुआ है, एक रेजिस्टेंस या लोड। बस ये सिंपल से इसकी कंस्ट्रक्शन है। ये क्या है, ये है मैग्नेटिक लाइंस। मैग्नेटिक लाइंस, ये हमारा नॉर्थ पोल है, ये नॉर्थ पोल है। मैग्नेटिक लाइंस है नॉर्थ टू साउथ, राइट। ये मैग्नेटिक लाइंस की डायरेक्शन है। तो ये हमारे पास आर्मेचर। आर्मेचर का मतलब क्या होता है, कॉइल। ओके, कॉइल को मैं दो डिफरेंट पोजीशंस में रोटेट करूँगा। एक तो इसको रोटेट किया जा सकता है ऐसे, इन द मैग्नेटिक फील्ड, और एक इसको रोटेट किया जा सकता है ऐसे, लाइक दिस। तो सबसे पहले मैं इस पोजीशन को लेता हूँ, लाइक दिस। ठीक है, अब इसकी वर्किंग क्या होगी, वर्किंग मैं ऐसे बता दूं कि ये आपके पास आर्मेचर है, ठीक है, ये आर्मेचर है ना। तो इसको मतलब ये साइड कौन सी है, AB ऐसे आप इसको ऐसे रोटेट कर रहे हो, तो AB नीचे की तरफ जा रही है और ये वाली साइड ऊपर की तरफ आ रही है। तो फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल लगाओगे, ठीक है। तो फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल से मैं अभी बताता हूँ आपको। तो ये मेरी इनिशियल पोजीशन है। तो ये आर्मेचर मीन कॉइल, ये कॉइल है।
अंदर से ये हॉलो है, अंदर कुछ नहीं है, सिर्फ एक वायर को लेके उसको ऐसे वाउंड किया गया है बस। तो ये जो साइड है ये वाली, ये साइड है ए बी, मैं इसे ए मान लेता हूँ, ये हो जाएगी बी। ए बी साइड ये है और सी डी साइड ये वाली है, ये सी डी, ये ए बी, और ये पोजीशन है। अब इस पोजीशन में क्या होएगा कि अंदर से ये हॉलो है और मैग्नेटिक लाइन सारी की सारी इसमें से क्रॉस करेंगी, राइट, क्योंकि इस पोजीशन में सारा मैग्नेटिक लाइंस क्रॉस करेंगी। मैग्नेटिक लाइन जो क्रॉस करेंगी उसको क्या कहते हैं, फ्लक्स। तो फ्लक्स क्या हो गया, मैक्सिमम। देखो एक ये फिगर है, आप कहोगे ये फिगर यहाँ से इस फिगर में, यहाँ तो कॉइल ऐसे है, पर आपने यहाँ पे ये कॉइल ऐसे कैसे दिखा दी। देखो ये है ना, ये कॉइल है, तो मैं बोल रहा था कि कॉइल ऐसे आप उसको रोटेट कर रहे हो। जब आप रोटेट कर रहे हो किसी इंस्टेंस पे, तो ये पोजीशन होगी ना कॉइल की ऐसे, ये पोजीशन ऐसे होगी, तो चलती जाएगी, ये एट एनी इंस्टेंट है। तो मैं ये वाला ऊपर वाला जो है ना, ये सेक्शन है ना, ये वाला सेक्शन ये यहाँ पे दिखाया इस फिगर में। तो मेरा ख्याल आपको पता चल गया ये एक सेक्शन है। तो फील्ड नॉर्थ टू साउथ, तो एरिया की डायरेक्शन क्या होएगी, ये नॉर्मल, ये होगा एरिया, ए वेक्टर, और बी वेक्टर क्या होएगा, ये है बी वेक्टर। अब आपको पता है कि फ्लक्स क्या होता है, फ्लक्स होता है बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, मतलब फ्लक्स क्या होता है, बी ए कॉस थीटा, और जब थीटा 0 का होता है ना, थीटा इज इक्वल्स टू 0, फ्लक्स मैक्सिमम होता है। मैक्सिमम कितना होगा, बी ए, और फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। तो बी वेक्टर तो हो गया ये वाला, ए वेक्टर हो गया ऐसे, बी वेक्टर और ए वेक्टर में एंगल कितना है, 0, और बी ए कॉस थीटा, कॉस 0 कितना होगा, कॉस 0 इज 1, तो फ्लक्स कितना हो जाएगा, बी ए। तो जैसे अब ये रोटेट करेगी, जैसे ये रोटेट करेगी कॉइल इन द मैग्नेटिक फील्ड, तो फ्लक्स इसमें से जो क्रॉस कर रहा है वो कम होता जाएगा, और फ्लक्स कम होता जाएगा, फ्लक्स कम होता जाएगा, और जब ये इस पोजीशन में आएगी तो फ्लक्स इसमें ये 0 हो जाएगा। यहाँ फ्लक्स मैक्सिमम, यहाँ फ्लक्स मैक्सिमम, और यहाँ पे फ्लक्स इस पोजीशन में आके 0 हो जाएगा। तो मेरी इनिशियल पोजीशन ये है जब फ्लक्स मैक्सिमम है। नेक्स्ट पार्ट में कि क्या इसको मैं रोटेट करूँगा तो करंट किस डायरेक्शन में होगा। तो इसको मैं अब रोटेट कर रहा हूँ, मतलब लाइक दिस। ये रोटेशन ना ऊपर से आप देखो, ऊपर से यहाँ से देखो, तो यदि मैं इसको ऐसे रोटेट करूँगा तो ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है, एंटी क्लॉकवाइज मतलब इस तरफ एंटी क्लॉकवाइज। ओके, चलो देखो इनिशियल पोजीशन ये है, सारा मैग्नेटिक फ्लक्स इसमें से क्रॉस कर रहा है। ये साइड मेरी ना ए बी है, राइट। तो मैं इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाने जा रहा हूँ कॉइल को, इसे कहते हैं आर्मेचर। कॉइल का ही दूसरा नाम है आर्मेचर। तो जब मैं आर्मेचर को रोटेट करूँगा एंटी क्लॉकवाइज, तो अब देखना क्या होगा, ये साइड जो है ना, ये इस तरफ मूव कर रही है। ओके, और ये जो साइड है ये वाली, ये बाहर आ रही है, ये ऐसे बाहर आ रही है, ये वाली साइड अंदर जा रही है। तो मुझे लगाना फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल। देखो राइट हैंड रूल में अब ध्यान देना, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये थंब है ना। थंब मतलब कि इनवर्ड ऐसे जा रहा है ना अंदर, ये साइड ऐसे अंदर जा रही है। थंब को मैंने ऐसे कर लिया, ये फील्ड है
करंट की ये डायरेक्शन होएगी, ये वाली जी मेरी फिंगर ऐसे, तो मैंने ये मार्क कर दिया, ये करंट की डायरेक्शन होएगी। तो इस मैक्सिमम, एक बात ध्यान रखना, ये मैं आगे थ्योरी में बताऊंगा, जब फ्लक्स मैक्सिमम होता है ना तब इंड्यूस ईएमएफ जीरो होता है, और जब ऐसे फ्लक्स चेंज होगा फ्लक्स कम होना शुरू हो जाएगा, पर इंड्यूस ईएमएफ इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। और याद रखना कि इंड्यूस ईएमएफ नहीं, इंड्यूस करंट को बनाना है सेम। इंड्यूस ईएमएफ या इंड्यूस करंट अब बढ़ेगा, तो इंड्यूस ईएमएफ या इंड्यूस करंट बढ़ेगा। इंड्यूस करंट की डायरेक्शन क्या होगी, ये मैंने अभी बताया, फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल। अब इस पोजीशन में आप आ जाओ, यहाँ से यहाँ तक हम आ गए। अब इंड्यूस ईएमएफ इस वक्त मैक्सिमम हो जाना है, जब फ्लक्स क्रॉस नहीं कर रहा ना, फ्लक्स कितना हो जाना है, जीरो, पर इंड्यूस ईएमएफ या इंड्यूस करंट इस वक्त मैक्सिमम होएगा। अब देखो ये साइड यहाँ से मैंने शुरू किया था, ये इनवर्ड जा रही है, इनवर्ड कंटिन्यू है, अभी भी इनवर्ड जा रही है ये साइड। जब ये इनवर्ड जा रही है ना अंदर की तरफ, तो ये वाली साइड जो है ना बाहर आ रही है। जब बाहर आ रही है तो फ्लेमिंग का रूल, यदि मैं फ्लेमिंग का रूल ये कहता है कि ये करंट थर्ड लेवल होएगा, नीचे वाला होएगा, तो यहाँ पे जब लगाएंगे इस तरफ फ्लेमिंग का रूल, क्योंकि ये साइड बाहर आ रही थी तो इसकी डायरेक्शन से उल्टी होएगी। ये डायरेक्शन डाउनवर्ड है, ये डायरेक्शन अपवर्ड जाएगी करंट की, तो इसमें करंट अपवर्ड होएगा। ये साइड मेरी ए बी है, ये सी डी है, सी डी साइड आउटवर्ड आ रही है ना, तो आउटवर्ड आ रही है तो करंट की डायरेक्शन ये होएगी। अब देखो यहाँ पे आके करंट कम होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है। फ्लक्स जब इंक्रीज हो के मैक्सिमम हो जाएगा, इंड्यूस करंट यहाँ ख़त्म हो जाएगा। अब यहाँ इंड्यूस करंट ख़त्म हो गया। अब ये जो सी डी साइड है, अब ये इनवर्ड जाना शुरू करेगी अंदर की तरफ। आप फिर फ्लेमिंग का रूल लगाओगे, तो फ्लेमिंग का रूल फिर कहेगा कि इसमें करंट डाउनवर्ड होएगा। ये देखो करंट डाउनवर्ड हो गया, तो करंट डाउनवर्ड होएगा और करंट इंक्रीज करता जाएगा। याद रखना फ्लक्स मैक्सिमम है, करंट इस वक्त जीरो है, या इंड्यूस ईएमएफ जीरो है, या इंड्यूस करंट जीरो है। अब क्या है कि फ्लक्स कम होता जा रहा है, और फ्लेमिंग का रूल पर क्या बता रहा है आपको, करंट की डायरेक्शन, ये करंट बढ़ रहा है और करंट इंक्रीज होते होते करंट यहाँ पे आके मैक्सिमम हो जाना है यहाँ पे, और ये डायरेक्शन करंट की यहाँ बताई हुई है, क्योंकि ये कंटिन्यूसली साइड अंदर जा रही है और ये बाहर आ रही है। जो साइड बाहर आ रही है उसमें करंट उल्टा होएगा, ठीक है, उल्टा होएगा और करंट अब कम होता जाएगा, और करंट कम होते होते यहाँ पे इस पोजीशन में आके करंट ने फिर जीरो हो जाना है, फ्लक्स ने फिर मैक्सिमम हो जाना है, और ये कंटिन्यूस रहेगा प्रोसेस। ये थी एक पोजीशन। तो अब से आपने समझ ही लिया कि करंट की डायरेक्शन क्या होगी। मतलब ये साइड जो अंदर जाएगी उसमें करंट ऐसे होएगा, जो साइड बाहर आएगी उसमें करंट ऐसे होएगा, ठीक है। और 180 के बाद साइड उल्ट जानी है, पर करंट की ये डायरेक्शन वैसे ही रहनी है ना, साइड उल्ट जानी है। तो आपको ना एक फिगर और बनानी पड़ेगी, जिसमें ये साइड तब यहाँ दिखाओगे, ये साइड इस तरफ दिखाओगे, जैसे ये, ठीक है। अब इसमें क्या है कि सी डी साइड इनवर्ड जा रही है और ए बी साइड जो है ना ये बाहर आ रही है, ये इनवर्ड जा रही है, ये बाहर आ रही है। तो फ्लेमिंग का वही रूल लगाओगे तो करंट की डायरेक्शन जैसे यहाँ थी वैसे यहाँ होगी, ठीक है ना। ये डाउनवर्ड तो ये डाउनवर्ड, यहाँ अपवर्ड तो ये अपवर्ड। पर एक बार नोटिस करोगे, इसमें करंट एंटर कर रहा था R1 में, करंट R1 में एंटर करके ब्रश से होता हुआ, ठीक है, रेजिस्टेंस में से पास होता हुआ B2 से लीव होएगा, रिंग से लीव होगा, और ये दूसरे एंड में आके ऐसे उसका क्लोज पाथ बनेगा। पर यहाँ देखो, बेशक यहाँ पे करंट की डायरेक्शन तो वही है, पर ये साइड CD है ना, तो CD साइड कनेक्टेड किस में है, CD साइड कनेक्टेड है
R2 के साथ। अब वो R2 में एंटर कर रहे हैं। यहाँ पे AB साइड R1 के साथ थी, R1 में एंटर कर रहा था। अब CD साइड कनेक्टेड है कहाँ पे? R2 में, तो R2 में एंटर कर रहा है वो। R2 में एंटर करके यहाँ से होता हुआ यहाँ से B1 से लीव करेगा, रिंग से लीव करेगा, और ये तो आप एक नोटिस करो, ये डायरेक्शन करंट की इस तरफ थी, अब इसमें करंट की डायरेक्शन ये हो गई। मतलब करंट अल्टरनेटिंग नेचर के 180 की रोटेशन के बाद करंट की डायरेक्शन ना रेजिस्टेंस में 180 डिग्री टर्न कर जाती है। तो इस तरह से ये एसी करंट बनता है। ठीक है, अब मैं इसके आता हूँ थ्योरी पार्ट में। अब आप मानते हैं कि यदि एक टर्न होगी तो इतना फ्लक्स होगा। यदि आपके पास n टर्न्स हैं तो फ्लक्स कितना होगा? ये NBA। अब फैराडे के लॉ पे आते हैं। फैराडे लॉ क्या होता है? माइनस d∅dt। इससे पहले कि मैं फैराडे का लॉ लगाऊं और इंड्यूस EMF फाइंड आउट करूं, मैं यहाँ पे थीटा को ना चेंज कर देता हूँ। एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है? एंगल अपॉन टाइम। तो थीटा क्या होगा? थीटा होगा ओमेगा इंटू टी। ठीक है, तो थीटा की वैल्यू मैं यहाँ लगा देता हूँ। तो फ्लक्स कितना बन जाएगा? फ्लक्स बन जाएगा NBA cos ओमेगा टी। अब इंड्यूस EMF क्या होती है? माइनस d∅/dt। तो फाई की वैल्यू यहाँ लगा दो। तो मैं क्या करता हूँ कि इसको डिफ्रेंशिएट कर देता हूँ। d/dt किसको डिफ्रेंशिएट करना था हमें? NBA क्या था वो? cos ओमेगा टी। अब ये क्या होगा रिजल्ट? माइनस NBA तो कांस्टेंट है, ये तो टाइम से चेंज नहीं ना होंगे, क्योंकि d/dt का मतलब क्या होता है? कौन सी चीज़ चेंज होती टाइम से? ये नहीं चेंज होंगे ना टाइम से, तो इसको बाहर निकाल लेते। तो डिफ्रेंशिएशन किसका होगा? d/dt cos ओमेगा टी का। अब cos ओमेगा टी का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है? cos ओमेगा टी का डिफ्रेंशिएशन, तो cos का डिफ्रेंशिएशन, पहले तो cos का डिफ्रेंशिएशन, cos का डिफ्रेंशिएशन होता है माइनस साइन। ओके, अभी यहाँ खत्म नहीं हुआ, आगे फिर डिफ्रेंशिएशन होगा किसका? अब cos को छोड़ दो, सिर्फ इस एंगल का, ओमेगा टी का। ये डिफ्रेंशिएशन का रूल है। अब इसमें क्या है? ओमेगा तो कांस्टेंट है, आप जैसे घुमा रहे हो ना, कांस्टेंट तरीके से घुमाना है, आर्मेचर को रोटेट करना है। तो ये ओमेगा कांस्टेंट है, इसको भी बाहर निकालो। तो ये क्या हो जाएगा? माइनस NBA ओमेगा माइनस माइनस प्लस साइन ओमेगा टी एंड d/dt इंटू टी। d/dt इंटू टी कितना हो जाएगा? 1। तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा? NBA ओमेगा साइन ओमेगा टी। अब ओमेगा टी क्या होता है? थीटा ना, तो इंड्यूस EMF क्या हो जाएगा? NBA ओमेगा साइन थीटा। देखो एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, फ्लक्स क्या था? NBA cos थीटा। अब cos थीटा और साइन थीटा बिल्कुल उलट होते हैं, पता कैसे? यदि साइन थीटा का ग्राफ ये होता है, ठीक है, मतलब साइन थीटा का ये ग्राफ है। साइन थीटा ये क्या है? ये मैक्सिमम वैल्यू है NBA ओमेगा, किसकी? इंड्यूस वोल्टेज की, या क्योंकि वोल्टेज ने करंट बनाना है, तो मैक्सिमम वोल्टेज ये है। साइन थीटा क्या होता है? साइन थीटा 1 से लेके -1 तक वेरी करता है। जो वो +1 मैक्सिमम वैल्यू है, -1 उसकी मिनिमम वैल्यू है। तो इस वैल्यू में ये उसकी कंटिन्यूस वैल्यू अदरवाइज चेंज होती जाएगी। जब उसने चेंज होना है,
उसने एन बी ए ओमेगा को उसी तरह से चेंज कर देना। मतलब मैक्सिमम क्या होगा, एन बी ए ओमेगा, ये वैल्यू, इसको कहेंगे पीक वैल्यू। तो पीक वैल्यू को आप ई नॉट कह सकते हो। तो फॉर्मूला ई का बन जाता है ई नॉट साइन थीटा, या साइन ओमेगा टी भी कह लो या साइन थीटा कह लो, एक ही बात है। तो ऐसा इंड्यूस वोल्टेज बनेगा आपके पास साइन की वेरिएशन के हिसाब से। और ये इस तभी तो इसे कहते हैं ना कि अल्टरनेटिंग नेचर, कि जो आपका वोल्टेज बना है वो अल्टरनेटिंग नेचर के। अल्टरनेटिंग मतलब कि कंटिन्यूसली बदल रहा है। उसका पहले तो मैग्नीट्यूड चेंज होता है, फिर डायरेक्शन भी चेंज हो जाती है पॉजिटिव से नेगेटिव में, क्योंकि साइन थीटा है ना, साइन थीटा +1 से -1 तक। तो ये था। मैं फिर एक बार बता दूं कि इंड्यूस ईएमएफ क्या हो गया, मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, ये एन बी ए ओमेगा साइन थीटा या साइन ओमेगा टी, थीटा को ओमेगा टी भी कह सकते हो। और फ्लक्स क्या था, फ्लक्स क्या था, एन बी ए कॉस थीटा। अब एक बार देखो, यहाँ पे साइन थीटा, यहाँ पे कॉस थीटा। अब ना साइन का ग्राफ तो ऐसे होता है, ये साइन का ग्राफ है, कॉस थीटा का ग्राफ ऐसे होता है। मतलब जब साइन 0 होता है ना, ये साइन 0 0, कॉस 0 1 होता है, ठीक है। तो साइन 90 1 होता है, साइन 90 करोगे ना तो 1 आएगा, तो कॉस 90 करोगे तो वो तो 0 आएगा, ठीक है। तो साइन 180 या साइन पाई रेडियन 0 हो जाता है। तो कॉस 180 या कॉस पाई वो -1 हो जाता है। मतलब जब ये 0 होगा ये मैक्सिमम होगा ये 0। तो ये याद रखना, जब फ्लक्स मैक्सिमम होता है इंड्यूस ईएमएफ 0 होता है, जब ये 0 होता है ना तो ये मैक्सिमम होता था। एक दूसरे से उलट चलते हैं, यही बात मैं आपको बता रहा हूँ कि जब फ्लक्स मैक्सिमम होता है इंड्यूस ईएमएफ तब 0 होता है, ठीक है। तो ये हो गया था एन बी ए ओमेगा एंड ऑल। तो इसके बाद आप करंट बना सकते हो। करंट क्या होगा, वोल्टेज ओवर रेजिस्टेंस, ओम्स लॉ। तो वोल्टेज की वैल्यू लगा दो तो करंट हो जाएगा। मतलब जिससे कि वोल्टेज होगी ना, जैसा कि अल्टरनेटिंग वोल्टेज होगी, तो करंट भी जो बनेगा वो भी उसी नेचर का होगा, अल्टरनेटिंग। तो एक बात मैं और बता देना चाहता हूँ कि यदि आप ना इसके अंदर 2 कॉइल रख दो एक की जगह, जैसे एक ऐसे रखिए, एक बिल्कुल इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रख दो। मतलब जैसे आप एक कॉइल ये ले रहे हो, एक कॉइल बिल्कुल इसके राइट एंगल पे ले लो, 2 कॉइल इकट्ठे रख दो और उनको घुमाओ दोनों को। अब दोनों को इकट्ठे को घुमाओगे तो दोनों एक दूसरे के, दोनों को इकट्ठे को घुमाओगे, दोनों एक दूसरे के 90 पे हैं। जब एक का इंड्यूस ईएमएफ 0 होगा, है ना, तो जब एक का इंड्यूस ईएमएफ 0 होगा तब दूसरी का इंड्यूस ईएमएफ मैक्सिमम होगा। जब इसका मैक्सिमम होगा तो पहले का इंड्यूस ईएमएफ 0 होगा। तो ये टू फेज जनरेटर बन जाएगा। अब जनरेटर तो कहना नहीं चाहिए, मैंने पहले बताया डायनमो कहना चाहिए, बिकॉज कुछ भी तो जनरेट नहीं करती ना, ये तो कन्वर्टर्स हैं। क्या कन्वर्ट करते हैं, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। दे आर नॉट जनरेटर, कन्वर्टर्स। तो 2 फेज का मैं ना 2 कॉइल 90 पे रखे हैं एक दूसरे के, तो 2 फेज ऐसे जनरेटर। ऐसे आप 3 फेज बना सकते हो। 3 फेज में आपके पास इस तरह से मिलेंगी, 3 मिलेंगी ईएमएफ, 3 ईएमएफ, फेज 1, फेज 2 एंड फेज 3। ओके, फेज 3। तो लास्ट में सेकेंड बताता हूँ। ये हमने ना कॉइल को ऐसे रखा है, इस तरह, मतलब इस तरह रखा है। मैं कॉइल को अब ऐसे रोटेट करूँगा इस एक्सिस में, ठीक है। तो अब ध्यान दो फिर कि मैं इस कॉइल को, ये आर्मेचर है,
इसको ऐसे रोटेट करने जा रहा हूँ, ठीक है। ये रोटेशन क्या, क्लॉकवाइज, ये मैं क्लॉकवाइज उसको रोटेट कर रहा हूँ। ये साइड जो है ना, ये साइड ऊपर आ रही है अब, और ये वाली साइड नीचे जा रही है, ये देखो ऐसे। और ध्यान देना यहाँ पे फ्लक्स अब मैक्सिमम है। जब फ्लक्स मैक्सिमम है, इंड्यूस ईएमएफ और इंड्यूस करंट कितना होगा, 0। अब ये साइड क्या, ऊपर आ रही है, अब इंड्यूस करंट बनेगा, ठीक है। अब इंड्यूस करंट किस डायरेक्शन में बनेगा, मैं एक रूल यहाँ लगा के दिखा देता हूँ। ये देखो, ये मैग्नेटिक फील्ड है ना, तो ये साइड कहाँ आ रही है, ऊपर, तो मैंने थंब ऊपर कर लिया, तो करंट क्या होएगा, करंट होएगा इस डायरेक्शन, ये फिंगर करंट बता रही है, ये करंट होएगा। तो यदि ये ऊपर आ रही है तो ये क्या है, नीचे जा रही है तब, है ना, ये ऐसे नीचे जा रही है। तो पहली पोजीशन शुरू में ये था, ये ऊपर आ रही है, ये नीचे जा रही है, तो करंट इसमें इस डायरेक्शन से ऑपोजिट होएगा, राइट, ये उल्टा होएगा ना करंट। तो इस वक्त करंट मैक्सिमम होएगा, ठीक है। अब फिर इसके बाद करंट कम होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। अभी तक वही है कि ये साइड ऊपर आ रही है, ये साइड नीचे जा रही है। तो ये यहाँ पे करंट अब क्या है, करंट कम होना शुरू हो गया, फ्लक्स मैक्सिमम होना शुरू हो गया। इस पोजीशन में फ्लक्स मैक्सिमम हो गया, करंट खत्म हो गया। अब देखो उल्टा, ये उल्टी साइड आ गई ना, अब ये साइड ऊपर आ रही है, ये वाली, और ये साइड नीचे जा रही है, ठीक है। पर ये साइड उल्ट हो गई, पर करंट की डायरेक्शन वैसी रहेगी, फ्लेमिंग का रूल लगा हुआ, ठीक है, कि ये साइड ऊपर आ रही है, थंब, मैग्नेटिक फील्ड और करंट वैसी रहेगा, साइड उल्टी हो गई है। तो यहाँ पे अब फ्लक्स खत्म हो गया, 0 हो गया, इंड्यूस ईएमएफ और इंड्यूस करंट मैक्सिमम हो गया। तो ये ऐसे प्रोसेस ये कंटिन्यू चल रहा है, ओके। बस देखो, ये आर्मेचर है, हम ना इस आर्मेचर को क्लॉकवाइज घुमाएंगे ऐसे, ठीक है। और ये वाली साइड ऊपर जाएगी, ये वाली साइड नीचे आएगी। कैसे, ऐसे। यहाँ पे स्लिप रिंग्स भी दिखाई दे रहे हैं, ब्रशेस हैं, बल्ब लगा हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड भी है। ये देखो ऐसे आर्मेचर रोटेट कर रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। और किसी इंस्टेंस पे हम कोई इंस्टेंस ले लेते हैं। देखो ये वाली साइड ना ऊपर जा रही है और ये वाली साइड जो है ये नीचे आ रही है। तो आप कौन सा रूल लगाओगे, फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल। क्या देखने के लिए, इंड्यूस करंट की डायरेक्शन। देखो ये है कि आपने थंब किया किस तरफ, ऊपर की तरफ, है ना, और ये फिंगर किस तरफ की, मैग्नेटिक फील्ड के अकॉर्डिंग। करंट किस तरफ होगा, तो ये करंट हो जाएगा, ये मतलब करंट किस तरफ होगा, ऐसे, फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल। अब ये जो साइड है ना, ये नीचे आ रही है ऐसे डाउनवर्ड डायरेक्शन में, यहाँ भी लगाएंगे फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल। उस रूल में वो क्या बताएगा हमें, इंड्यूस करंट की डायरेक्शन। देखो ये, देखो थंब किस तरफ किया, नीचे की तरफ, ये फिंगर किस तरफ की, मैग्नेटिक फील्ड। तो करंट बिल्कुल पहले वाली जो थी सिचुएशंस उससे उल्टा हो जाएगा। पहले करंट इस तरफ था, अब करंट उल्टा हो गया इसमें, क्योंकि मोशन ये वाली डाउनवर्ल्ड में, ये डाउनवर्ल्ड है ना, इसलिए हुआ ये डाउनवर्ल्ड जा रही थी इसलिए। देखो ये मैंने करंट की डायरेक्शन मार्क कर दी है फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल लगा के। तो अब देखो ये ऐसे करंट फ्लो कर रहा है, पर जैसे जैसे कॉइल परपेंडिकुलर होती जाएगी मैग्नेटिक फील्ड के, फ्लक्स ज़्यादा होता जाएगा, करंट की वैल्यू ख़त्म होती, डाउन होती जाएगी, करंट कम होता जाएगा। ये देखो और करंट कम हो गया, यहाँ पे करंट बिल्कुल 0 हो जाएगा। अब कॉइल ने उल्टा हो जाना है और जो साइड से वो बदल जाएंगी। अब देखो साइड्स बदल गई हैं, अब साइड्स बदल गई हैं तो करंट भी बदलेगा। तो कैसे बदलेगा ये देखो, अब इस कॉइल में ना करंट रिवर्स होगा, क्योंकि अब इस साइड ने ऊपर जाना है और ये वाली साइड ने नीचे आना है। तो करंट अब रिवर्स हो जाएगा जैसे पहले था, मतलब जैसे हम पहले दिखा रहे थे ना, ये जो अब देख रहे हो ये पहले वाला है, अब चेंज होगा वो देखो। अब देखो चेंज कैसे होगा, ये अपवर्ड वो डाउनवर्ड।
अब यहाँ ना करंट हम दिखाएंगे कैसे चेंज होगा। देखो अब क्या है कि ये साइड ऊपर जाएगी, ये वाली साइड नीचे आएगी। ये करंट जो है ना, ये तो पहले जैसा था, पहले सिचुएशन में दिखाया हुआ। अब क्योंकि ये वाली साइड ऊपर आ रही है और ये साइड नीचे जा रही है, तो करंट इन साइड्स में चेंज होगा। कैसे होगा? अब देखो ध्यान से, ये देखो चेंज हो गया। अब देख लिया ना, ये चेंज हो गया। क्यों? ये इस डायरेक्शन में क्यों हुआ? क्योंकि ये साइड ऊपर आ रही थी और ये वाली साइड नीचे जा रही है, इसका ये डायरेक्शन हो गई। तो 180 पे ये डायरेक्शन इसमें रिवर्स हो जाती है। ये देखो यहाँ, अब तक तो यहाँ पे है, यहाँ पे है। ये देखो अब इसके जस्ट यहाँ पे करंट भी कम होता जाता है। परपेंडिकुलर होने से जब फ्लक्स मैक्सिमम होता है तो करंट ख़त्म हो जाता है तब मोमेंट। अब देखो इसमें अब चेंज होगा, अब चेंज हो गया। देखो ये चेंज हो गया ना करंट। तो यही बताना था कि आफ्टर 180 डिग्री रोटेशन पे करंट चेंज हो जाता है। अब देखो करंट चेंज होता है। आफ्टर 180 डिग्री रोटेशन करंट की डायरेक्शन चेंज हो रही है। अब देखो यदि हम ये जो वायर है इसको ऐसे जोड़ देते हैं, स्लिप रिंग नहीं लगाते, तो क्या होगा? करंट तो बनेगा, पर जब ये कॉइल रोटेट होगी ना तो सारी गड़बड़ हो जाएगी फिर। और जब इसे आप रोटेट करोगे तो क्या होगा? ये वायर ही टूट जानी है, क्योंकि वो बल्ब तो रोटेट हो नहीं पाएगा। तो ऐसे ख़त्म, ये सारा गड़बड़ हो जाएगी। तो ये जनरेटर ऐसे बन नहीं सकता, तो हमें स्लिप रिंग लगाने ही पड़ते हैं। तो स्लिप रिंग से वो आराम से वो स्लिप करते रहते हैं ब्रशेस के अबाउट, और करंट हमें मिलता रहता है। क्योंकि आर्मेचर घूमती है ना, तो स्लिप रिंग्स भी घूमते हैं अबाउट द ब्रशेस। तो ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं आती। फिर आप ना करंट देखिएगा, जब कॉइल रोटेट करेगी करंट जो एक्सटर्नल सर्किट है बल्ब वाला, उसमें भी चेंज होगा। कब चेंज होगा? रोटेट कर रही ना ये। अब देखो करंट चेंज हो गया डायरेक्शन, तो देखो फिर चेंज हो गया। तो आप ध्यान रखो, जो बल्ब के कनेक्शन लगे हो उसमें करंट की डायरेक्शन चेंज होती है। तो बल्ब की रोशनी चेंज हो रही है। रोशनी इसलिए चेंज दिखाई कि आपको पता चले कि एसी करंट बन रहा है। कभी एक डायरेक्शन में एक्चुअली एसी करंट। लास्टली डीसी जनरेटर क्या होता है? देखो डीसी जनरेटर में थोड़ा फर्क है। देखो यहाँ तक कोई फर्क नहीं है, आर्मेचर वही है, मैग्नेट्स वही हैं, ब्रशेस वही हैं, सिर्फ रिंग्स को बदल दिया गया। अब रिंग्स में ना यहाँ पे स्लिप रिंग्स नहीं है, स्प्लिट रिंग्स हैं। अब क्या होगा स्प्लिट रिंग में? तो ओके, ये एंड इससे कनेक्टेड है, ये एंड इससे कनेक्टेड है, राइट? तो आप जब इसको आर्मेचर घूमेंगे ना, तो यू विल फाइंड वन थिंग, करंट की डायरेक्शन इसमें चेंज नहीं होगी। आपको मैं अभी दूसरे वीडियो में भी समझा रहा हूँ कैसे नहीं चेंज होगी, ठीक है? ये देखो इसमें भी वैसे ही है, इस सिर्फ स्लिप रिंग्स को स्प्लिट रिंग्स में चेंज कर दिया, तो करंट की डायरेक्शन नहीं चेंज हुई। करंट अभी भी वेरिंग होगा, पर वो उसकी डायरेक्शन नहीं बदलेगी। कैसे? देखो करंट अभी भी वेरिंग है, अभी चेंज हो रहा है, पर वो नेगेटिव में नहीं जा रहा, नेगेटिव की जगह अब भी पॉजिटिव में ही। तो आप ऐसे करो, एक कॉइल की जगह 2 कॉइल ले लो। अब जब 2 कॉइल लोगे तो एक कॉइल आपको जब मैक्सिमम देगी, एक कॉइल मैक्सिमम देगी तो दूसरी 0 देगी, है ना? जब दूसरी मैक्सिमम देगी तो पहली 0 देगी। तो ये उल्टा चलता जाएगा। अब दो ईएमएफ बन रही है, एक ये वाली, एक तो ये वाली, ऐसे वाली, और एक बन रही है आपके पास ये वाली, है ना? क्योंकि 2 ईएमएफ बन रही है, 2 कॉइल्स हैं, एक दूसरे को 90 पे रखा हुआ। अब यदि इन दोनों को आप सम कर लो, तो सम कर लो, आपको ना अप्रॉक्सीमेटली ऐसे मिल जाएगी वोल्टेज। तो डीसी क्या होता है? डीसी तो वैसे बिल्कुल कांस्टेंट होती है, ऐसे बिल्कुल उसमें बदलाव ही ना हो। ये अभी भी थोड़ा बदलाव होगा, है ना, पर बहुत थोड़ा। इसमें तो बहुत ज़्यादा है ना, ये तो काफ़ी ज़्यादा है। तो 2 कॉइल रखोगे तो दूसरी कॉइल आपको ये देगी ऐसे, है ना? तो दोनों को आप जब जोड़ दोगे तो आपके पास कुछ ऐसे ना, कुछ ऐसी वोल्टेज मिलेगी। अभी भी थोड़ी वेरिंग है। तो आप क्या करो,
अब 3 कॉइल रख दो, 2 की जगह 3 ले लो। अब आप जब 3 ले लोगे तो इसमें और बेटर हो जाएगा। मतलब आप कॉइल का नंबर इंक्रीज करते जाओ, जैसे जैसे इंक्रीज करते जाओगे वैसे वैसे आपको डीसी मिलती जाएगी। ओके, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। ओके, नहीं बदलती। देखो ये डीसी जनरेटर की हम बात करेंगे। यदि हम रिंग्स उतार दें तो अब क्या होगा? अब रिंग्स नहीं है, ब्रशेस हैं। तो अब ऐसा अरेंजमेंट करने से करंट बल्ब में एक ही डायरेक्शन में रहेगा। अब रिंग्स उतार दो, स्लिप रिंग्स, पर जोड़ तो सकते नहीं ऐसे ना ब्रशेस से, हमें कुछ और अरेंजमेंट करना पड़ेगा। तो ऐसे यदि आर्मेचर को घुमाएंगे तो यदि आर्मेचर टच होती है आर्मेचर के एंड्स ब्रशेस को घूमने पे, तो करंट की डायरेक्शन यहाँ बदलेगी नहीं, पर हमें कुछ ऐसा अरेंजमेंट सोचना पड़ेगा। देखो यहाँ पे करंट की डायरेक्शन वही है, रोटेशन पे ना ये चेंज नहीं होती। अब करंट का मैग्नीट्यूड चेंज होगा पर डायरेक्शन। अब हमने ना यहाँ स्प्लिट रिंग्स लगा दिए, तो स्प्लिट रिंग्स क्या करेंगे? स्प्लिट रिंग्स इजली ये भी मूव करेंगे विद द आर्मेचर। अब ये दोनों ब्रश, एक जो रिंग है ना, आधा रिंग कभी एक ब्रश से टच होगा, कभी दूसरे ब्रश से टच होगा। तो ये ऐसा एसी जनरेटर में नहीं था, उसमें एक स्लिप रिंग्स एक ही ब्रश से हमेशा इन टच रहता है। यहाँ पे आधा जो स्प्लिट रिंग है तो कभी एक ब्रश के इन टच आता है, कभी दूसरे ब्रश के इन टच में आता है। तो जिस वजह से करंट की डायरेक्शन एक्सटर्नल सर्किट में बदलती नहीं है। ये आप ध्यान से देखो कि स्प्लिट रिंग्स कभी एक ब्रश से टच हो रहा, कभी दूसरे ब्रश से टच हो रहा। आधी रोटेशन में 180 के बाद उसका बदल जाता है। अब दोनों को ध्यान से देखोगे ना, कंपेयर करोगे, तब आपको समझ में आएगी अच्छी तरह से कि प्रिंसिपल वही है, बट स्लिप रिंग्स की जगह स्प्लिट रिंग लगाने से तो जो इसका है कि वो देखो आगे ये है कि इसमें मैग्नीट्यूड ईएमएफ का दिखाया है कि जब फ्लक्स इसमें क्रॉस नहीं करता है, तो फ्लक्स क्रॉस नहीं कर रहा है बट ईएमएफ मैक्सिमम है। तो इसमें फ्लक्स सारा क्रॉस कर रहा है, तो ईएमएफ कितना है? 0। 180 की रोटेशन हो गई तो ईएमएफ नेगेटिव हो गया, बट हाँ मैक्सिमम है इन मैग्नीट्यूड। फ्लक्स पूरा क्रॉस कर रहा है, ईएमएफ फिर 0 हो गया। फिर 360 की रोटेशन आ गई, है ना। 360 पे फिर फ्लक्स क्रॉस नहीं कर रहा है, ईएमएफ फिर पॉजिटिव हो गया और मैक्सिमम हो गया।